जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो सॉलिड पेपर है उसका पार्ट बी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे पेपर है, देखते जाएँ। अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स ईच कैरीज इक्वल मार्क्स, यानी यहाँ पे आपने टोटल 10 क्वेश्चन हल करने हैं और हर एक के जो मार्क्स है वो दूसरे के बराबर है, मतलब सब इक्वल मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ बायोस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की, डिफरेंट बिटवीन रोम एंड पी रोम। इसके बाद बाकी जितने क्वेश्चन हैं सब के सब मैंने इसी वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किए हैं। साथ साथ यहाँ पे मैंने 2 पेपर एक्सप्लेन किए हैं, एक तो ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, जबकि दूसरा जो पेपर है वो ये वाला है। यहाँ पे ये दूसरा पेपर है, इसमें भी हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में रिवाइज हो रहे हैं। तो ये देखें, यहाँ पे वही क्वेश्चन दोबारा आया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो पॉइंट तरह नोट कर ले कि जो पेपर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं वो मैंने जस्ट 1 टाइम एक्सप्लेन किया है। साथ साथ ये जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम, ये मैंने प्रीवियस वीडियो जो है उसमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैं अब एक एक करके आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता जाऊँ, तो देखते जाएं। जी डियर स्टूडेंट, तो ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की, और चौथा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रोम एंड पी रोम। तो इन 2 को पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी की यहाँ पे ज़रा देखें, व्हाट इज़ प्राइमरी की। It is a field in a table that has unique values for every record and is used for unique identification. किसी भी टेबल में हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो फील्ड इस्तेमाल करते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं, उसी चीज़ को हम नाम देते हैं प्राइमरी की। जिस तरह हमारे पास होता है स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में यूनिक चीज़ हमारे पास होती है रोल नंबर। रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है किसी भी टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में, जो हर एक बंदे के लिए अलग अलग होता है। तो इसी फील्ड को हम एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं जो कि यूनिक हो। एंड इज यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी नल एंड नॉट रिपीटेड। ये पॉइंट भी ज़रा नोट कर ले कि जब आप किसी फील्ड को प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं किसी भी टेबल में, तो वहाँ पे ना तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मतलब अगर आपने एक टेबल बना लिया और इसमें बहुत सारे फील्ड हो तो बाकी फील्ड को आपने वैल्यू दे दी लेकिन रोल नंबर को नहीं दी, मतलब रोल नंबर वहाँ पे आपने प्राइमरी की सेलेक्ट की, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। और ना ही आप किसी 2 बंदे के रोल नंबर को, अगर रोल नंबर हमारे पास प्राइमरी की हो, इसको आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी की। ए कैंडिडेट की that is not selected as primary key but can be used for unique identification is called secondary key. sometime it is also called alternate key. तो सेकेंडरी की हमारे पास वो की होती है जो कि कैंडिडेट होती है। कैंडिडेट का मतलब है कि आप कोई टेबल बनाते हैं तो इस टेबल में आपको एक मखसूस फील्ड ऐसा दिखाई देता है कि ये यूनिक है। जिस तरह सपोज कर रहे हैं आपके पास एक टेबल है जिसमें 2 फील्ड ऐसे हैं जो कि यूनिक होते हैं। जिस तरह हमारे पास होता है रोल नंबर और साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि किसी भी टेबल में हम प्राइमरी की एक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं, मतलब सिर्फ एक प्राइमरी की बनाते हैं, दूसरे को हम नहीं बना सकते। तो अगर कोई 2 की या 2 फील्ड ऐसे हो जिसको आप एज ए प्राइमरी की ले सकते हो, तो इसमें से जिसको आपने प्राइमरी की सेलेक्ट किया हो तो प्राइमरी की हो गई, और जो वाली आपने प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं की तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी की। तो इसको हम सम टाइम इट इज़ आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट की, इसको हम अल्टरनेट की भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट बिटवीन रोम एंड पी रोम। तो रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, यानी ये हमारे पास वो मेमोरी होती है जिसके अंदर जो डेटा आप स्टोर करते हैं उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास सीडी होती है, सीडी कंप्यूटर में जो सीडी होती है, तो सीडी के अंदर जो कुछ आप स्टोर करते हैं तो उसको सिर्फ आप देख सकते हैं, सीडी में आप मज़ीद चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब ना तो वो डेटा डिलीट कर सकते हैं सीडी के अंदर, और ना इसमें आप मज़ीद डेटा इंटर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ टाइप ऑफ मेमोरी
हुज कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज, जिसके कंटेंट्स का मतलब होता है डेटा, आप चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन रीड इट ओनली, लेकिन आप इसको सिर्फ देख सकते हैं। यहाँ पे रीड का मतलब है प्ले करना यानी देखना। इट्स कंटेंट इज रिटन ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इन असेंबली लैंग्वेज। अमूमन जो रोम होता है उसके अंदर जो कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब है डेटा, तो वो उस वक्त डाला जाता है जब वो बनाया जाता है, और वो भी अक्सर असेंबली लैंग्वेज में। ऑन द अदर हैंड व्हेन रोम इज अवेलेबल ब्लैंक देन इट इज कॉल्ड पी रोम, वी कैन चेंज इट्स डेटा जस्ट वन टाइम। साथ साथ ऐसी मेमोरी जिसके अंदर सिर्फ आप एक दफ़ा चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम नाम दे सकते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन पॉइंट नोट कर ले कि जब आप पी रोम के अंदर एक मरतबा चेंजेस करते हैं तो उसके बाद इसमें आप मजीद चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास जो सीडी होती है, अभी मैंने जिक्र किया, तो अगर आप सीडी ब्लैंक खरीद ले मार्केट से तो इसको आप पी रोम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पी रोम यूजुअली हम यूज़ करते हैं चीप मेमोरी के लिए। तो वो डिस्क जिसमें आप एक मरतबा डाटा इंटर कर सकते हैं, हम इसको पी रोम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर। वहाँ पे पेपर में है माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है, तो इसको भी ज़रा देखें। जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर, शॉर्टली एक्सप्लेन बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट, व्हाट इज द रूल ऑफ डीबीए। तो पहले हम यहाँ तक एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग देखते जाएं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर और सीपीयू। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, या सिंपली हम इसको सीपीयू भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि आप लोगों को पता होगा कि सीपीयू बेसिकली कन्वेंशनली हम वो जो बड़ा डब्बा होता है मॉनिटर के साथ, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। लेकिन सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कंसीडर करते हैं उसको, उसी चीज़ को हम कहते हैं सीपीयू या फिर माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इज परफॉर्म बाय दिस पार्ट। ये बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग है, और कंप्यूटर में जितने भी काम है, यानी कंप्यूटर जितने भी काम करता है वो इसी पार्ट के ज़रिए करता है, इसी हिस्से के ज़रिए करता है। इट हैज़ 4 मेन पार्ट्स। इसके 4 हिस्से होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है ALU, CU, रजिस्टर और कैश मेमोरी। ALU परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेन चीज़ जो होती है वो होती है ALU तो हमारे पास जितने भी रियाजी के काम होते हैं या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है बड़ा है, छोटा है बराबर है, सब के सब कौन करता है, ALU करता है। साथ साथ इसमें रजिस्टर भी होते हैं। रजिस्टर का काम क्या है, रजिस्टर बेसिकली ALU जब काम करता है, यानी जो प्रोसेसिंग करता है, तो उस दौरान डेटा रजिस्टर में पड़ा होता है। तो रजिस्टर हमारे पास प्रोसेसर के अंदर छोटी छोटी मेमोरी होती है, और इसके बाद हमारे पास आता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है, कैश मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करता है तो इस दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान ALU को ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन की, जो कि वो बार बार यूज़ कर रहा हो। तो वो जो इंस्ट्रक्शन होती है जिसकी ज़रूरत होती है किस चीज़ को, ALU को, तो वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होती है। और इसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बाकी जितने भी हिस्से हैं, यानी ALU हमारे पास है, रजिस्टर है, या जो बसेस होती है, या जो रैम होता है, इन सब हिस्सों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी की क्या ज़रूरत होती है। अभी मैंने जिक्र किया कि जब प्रोसेसर काम करता है तो उसको इंस्ट्रक्शन आती है बेसिकली रैम की जानिब से, लेकिन रैम कंप्यूटर से थोड़ा फासले पे होता है। बाज़ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जब भी प्रोसेसर काम करता है तो वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को बार बार मतलब नीडेड होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो जब रैम बार बार वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है तो वो वाली इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर बार बार यूज़ करता है बेसिकली कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो जो वहाँ पे स्टोर होती है, तो जब भी कंप्यूटर को उस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर रैम की बजाय वो यहाँ से फ़ौरन उठा लेता है, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो या तो प्रोसेसर के अंदर होती है या बिल्कुल प्रोसेसर के साथ साइड में होती है। तो रैम से चूँकि
थोड़ा टाइम लगता है इंस्ट्रक्शन आने में। इस वजह से कैश के अंदर हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है जो प्रोसेसर को बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोसेसर का जो स्पीड होता है वो तेज़ होता है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, द मेन पर्पज़ ऑफ कैश मेमोरी इज़ टू स्पीड अप द प्रोसेसर। कैश मेमोरी का मेन काम क्या है? प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाना। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फेचड बाई फ्रॉम रैम। डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर की तरफ जो चलती है उसको हम कहते हैं फेच, यानी रैम से प्रोसेसर की तरफ जो डेटा जाता है उस अमल को हम कहते हैं फेच। बट स्पीड ऑफ रैम इज़ नॉट सफिशिएंट इनो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रोसेसर। लेकिन रैम का जो स्पीड है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो प्रोसेसर को टाइमली यानी बर वक्त डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वजह से Therefore, the most frequently used instruction and data are temporarily stored in cache। तो जो most wanted data होता है, most frequently used data होता है, वो ऑलरेडी कहाँ पे स्टोर हो जाता है? कैश में। और चूंकि since the cache is located inside the processor, चूंकि कैश हमारे पास प्रोसेसर के अंदर होती है और नेक्स्ट टू इट या इसके साथ लगी होती है, सो प्रोसेसर इजीली गेट डेटा फ्रॉम कैश मेमोरी। इस वजह से प्रोसेसर फ़ौरन इससे डेटा उठा लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है बीट। तो बीट क्या है? बीट बेसिकली हमारे पास जो मेमोरी होती है उसमें छोटे छोटे लोकेशन होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट लोकेशन जिसमें सिर्फ एक ज़ीरो या एक वन बाइनरी का स्टोर हो सके उसको हम कहते हैं बीट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी एंड कैन स्टोर ओनली सिंगल बीट, 0 और 1 एट ए टाइम। इसके बाद हमारे पास आता है बाइट। जब कंप्यूटर के अंदर 8 बीट यानी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर 8 बीट की लोकेशन क्रिएट हो जाए तो इस 8 बीट की लोकेशन को हम नाम देते हैं बाइट। तो इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी। बेसिक यूनिट इसको इस वजह से कहते हैं कि आजकल जब हम मेमोरी का जिक्र करते हैं तो उसमें हम बीट का जिक्र नहीं करते बल्कि बाइट का जिक्र करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट वगैरह वगैरह। तो इस वजह से बेसिक यूनिट हमारे पास कंप्यूटर में क्या है? बाइट है। एंड इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 8 बीट्स। किस चीज़ का मजमुआ है? 8 बिट्स का मजमुआ है। ए सिंगल बाइट कैन स्टोर 1 कैरेक्टर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जिस तरह हमारे पास ए है, बी है, सी है, जितने भी कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर को मेमोरी के अंदर स्टोर होने के लिए जितनी लोकेशन की ज़रूरत होती है उस लोकेशन को हम कहते हैं 1 बाइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है किलो बाइट। किलो का लफ्ज़ हम अमूमन हज़ार के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में किलो का मतलब होता है 1024 बाइट। यानी जब हमारे पास 1024 बाइट की मेमोरी हो तो इसको हम कहते हैं किलो बाइट। इसके बाद एम बी आता है। एम बी का मतलब होता है मेगाबाइट। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 1024 के बी, यानी जब 1024 किलो बाइट आपस में कंबाइन हो जाए तो इसको हम कहते हैं मेगाबाइट, या सिंपली इसको हम कह सकते हैं 10,48,576 बाइट्स। लास्ट हमारे पास है गीगाबाइट। गीगाबाइट बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ 1024 बाइट होता है, या जिसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 1024 × 1024 किलो बाइट। यानी 1024 को जब हम 1024 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे जितना आंसर आता है उसको हम कहते हैं गीगाबाइट, या सिंपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1024 MB। 1024 MB को हम कहते हैं गीगाबाइट जी। तो नेक्स्ट वहाँ पे क्वेश्चन है द रूल ऑफ DBA। ये डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो DBA बेसिकली एक बंदा होता है डेटाबेस इन्वायरमेंट का, यानी जब हमारे पास डेटाबेस होता है, जिस तरह नादरा का डेटाबेस है या और भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, तो इसमें डिफरेंट बंदे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कोई डिज़ाइनिंग करता है, लेकिन इसमें एक बंदा ऐसा भी होता है जो कि इस सारे इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है। तो उस बंदे को हम कहते हैं दी DBA। तो यहाँ पे देखें DBA से हमारे पास आता है डेटाबेस स्टैंड फॉर डेटाबेस, DBA स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज़ ए पर्सन, पॉइंट नोट कर ले, इट इज़ ए पर्सन। ये कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं होता, ना ही सॉफ्टवेयर होता है, बल्कि क्या होता है? एक बंदा होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दी और ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम को चलाने के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी इस बंदे के ऊपर होती है। वो डिज़ाइनिंग भी करता है एंड क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। वो डेटाबेस के लिए डिज़ाइनिंग भी करता है, वो डेटाबेस को बनाता भी है और इसको चलाता भी है। ही मैनेज द यूजर्स हु कैन एक्सेस दिस डेटाबेस एंड कंट्रोल इंटीग्रिटी इशू। जो
डेटाबेस चलाने के लिए जो बंदे होते हैं उसमें मुख्तलिफ यूज़र्स होते हैं। अब कौन से यूज़र को कौन सा वाला टास्क देना है और उसको कितना डेटाबेस अलाउ करना है, ये डिसाइड करेगा कौन, डीबीए। और साथ साथ इंटीग्रिटी इशू भी कंट्रोल करते हैं। इंटीग्रिटी इशू का मतलब होता है कि डेटाबेस में गलती ना हो, तो इस सब की जिम्मेदारी किस पे के ऊपर होती है, डीबीए के। तो डीबीए के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, वो ज़रा देखें। नंबर 1, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है तो वो इंस्टॉल करेगा, कौन इंस्टॉल करेगा, डीबीए। नेक्स्ट हमारे पास होता है मैनेजिंग द डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम पे नज़र रखना है कि कहाँ पे गलती ना हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होता है, डीबीए। सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट अकर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में कोई गलती हो जाए तो इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है, डीबीए की। असाइनिंग परमिशन टू डिफरेंट यूज़र टू यूज़ दी डेटाबेस सिस्टम। मुख्तलिफ बंदों को इजाज़त देना कि आपने ये वाला सिस्टम इस्तेमाल करना है और ये वाला नहीं करना, ये काम करता है डीबीए। टेकिंग रेगुलर बैकअप ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस से कॉपी भी बनाता है बर वक्त, ताकि अगर डेटाबेस क्रैश कर जाए तो वो डेटा लॉस ना हो। रिस्टोरिंग दी सिस्टम इन केस ऑफ फेलियर। अगर सिस्टम फेलियर हो जाए, मतलब सिस्टम ख़राब हो जाए, तो जो कॉपी डीबीए बनाता है उसको रिस्टोर, डेटाबेस को दोबारा रिस्टोर भी उसी कॉपी से करता है। कौन करता है, डीबीए। स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डिफिनीशन। स्टोरेज स्ट्रक्चर और एक्सेस मेथड डिफिनीशन का मतलब यह है कि जब कोई डेटाबेस बन रहा होता तो वो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर करना है, कौन से वाली हार्ड ड्राइव पे स्टोर करना है या फिर टेप पे स्टोर करना है, और इस डेटाबेस में एक्सेस मेथड किस तरह होगा। एक्सेस मेथड का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब रिज़ल्ट ऑनलाइन रिज़ल्ट बोर्ड पे आता है हमारे पास, तो वहाँ से जब हम किसी मखसूस बंदे का रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे या तो हम रोल नंबर देते हैं या फिर उस बंदे का नाम देता है, या फिर उस बंदे का नाम के साथ साथ उसके फादर का नाम भी देते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सेस मेथड डिफिनीशन, और ये डिफाइन करता है कौन, कि इस डेटाबेस में मखसूस बंदे के रिकॉर्ड को हम किस तरह सर्च करते हैं, वो डिफाइन करता है कौन, डीबीए। इंश्योरिंग दैट इन और डिस्क स्पेस इज अवेलेबल। साथ साथ जिस सिस्टम पे डेटाबेस इंस्टॉल हो तो उसमें मेमोरी कम होने का मसला ना आ जाए। ऐसा ना हो कि हार्ड डिस्क भर जाए और वहाँ पे आप लोगों को मैसेज दे के नॉट इन और डिस्क स्पेस अवेलेबल, जिस तरह आप लोग अमूमन देखते हैं। तो मेमोरी को बार बार चेक करना कि कहीं पे मेमोरी हमारे पास ख़त्म तो नहीं हो रही, इसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे पास किस पे होती है, डीबीए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ज़रा देखें जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ज़रा देख सकते हैं आप लोग। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब, व्हाट इज़ बेस रजिस्टर, राइट नेम्स ऑफ 3 इनपुट एंड थ्री आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट इज़ फर्मवेयर, एक्सप्लेन पार्शियल डिपेंडेंसी एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम स्विच और हब को एक्सप्लेन करते हैं। हम जब भी कोई नेटवर्क बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो हम इस तरह करते हैं कि आपस में इस तरह कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के साथ। तो वो जो सेंट्रल डिवाइस होता है वो हमारे पास अमूमन इस्तेमाल होता है स्विच। तो स्विच क्या करता है, स्विच के अंदर एक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं मेक टेबल। साथ साथ स्विच में जब हम कंप्यूटर लगाते हैं तो स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो हर एक पोर्ट का अलग सा नंबर होता है। और साथ साथ जो कंप्यूटर हम स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं उनमें से हर एक का एक मैक एड्रेस होगा। तो सपोज कर रही है हमारे पास एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा कंप्यूटर है, एंड सो ऑन। तो जब आप स्विच के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो स्विच में मौजूद मैक एड्रेस तमाम कंप्यूटर्स का डेटा आपस में आप अपने साथ स्टोर कर लेते हैं कि इस पोर्ट पे ये वाला कंप्यूटर लगा है, इस पोर्ट पे ये वाला। तो स्विच का काम क्या है कि जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर, यानी जब सपोज कर ले ये 4 नंबर का कंप्यूटर जो है ये डेटा भेजना चाहता है 2 नंबर के कंप्यूटर के पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा यहाँ पे दरमियान में आएगा स्विच के अंदर, यहाँ पे स्विच के अंदर आएगा। तो स्विच क्या करेगा, स्विच उस डेटा को उसी मखसूस कंप्यूटर के पास पहुंचाएगा, क्योंकि स्विच के पास पड़ा होता है क्या, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस की बुनियाद पे वो मखसूस डेटा को मखसूस कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। और साथ साथ जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजता है तो जब वो स्विच के पास आता है तो स्विच उस डेटा को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश का मतलब है कि वो यहाँ से यहाँ पे जो डेटा आता है तो हो सकता है वो थोड़ा वीक हो जाए, सिग्नल वीक हो जाए, तो वो सिग्नल को रीजनरेट करता है और उसी
डेस्टिनेशन के पास भेजता है और इसी कंप्यूटर के पास भेजता है जिसके पास जाना हो। तो ये हमारे पास होता है स्विच। तो यहाँ पे ज़रा देखें, स्विच इज़ ए नेटवर्क डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ इंटेलिजेंट डिवाइस, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। एंड हैव ए मेक टेबल, इसके अंदर होता है हमारे पास मेक टेबल। मेक टेबल स्टोर करता है कंप्यूटर्स इन मेक टेबल स्टोर दैट विच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू विच पोर्ट ऑफ पोर्ट नंबर ऑफ स्विच। When sender send data by using switch, then it will reach to that particular device। जब भी कोई सेंडर कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजेगा तो स्विच की वजह से वो इस मखसूस कंप्यूटर तक पहुंचेगा, ना कि सारे कंप्यूटर के पास। इट वर्क्स एज ए रिपीटर, ये रिपीटर के तौर पर भी काम करता है। एंड रिफ्रेश द सिग्नल्स रिसीव्ड। इसके बाद अगर हम हब की बात अगर करें तो हब भी एक नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन ये इंटेलिजेंट नहीं है। मतलब सपोज कर ले यहाँ पे हमने एक हब लगाया और इसके साथ डिफरेंट कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर लिया है। तो जो डिफरेंट कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर लिया है तो इन कंप्यूटर में से अगर एक मखसूस ने किसी दूसरे को डेटा भेजना है, सपोज कर ले एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेज रहा है और बीच में क्या लगा है, यहाँ पे हब लगा है। तो डेटा जब हब के पास आएगा तो हब को ये मालूम नहीं होता कि कौन सा वाला कंप्यूटर 2 नंबर है और कौन सा वाला 1 नंबर है। तो वो डेटा का कॉपी बनाता है और हर एक कंप्यूटर के पास भेजता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये अनइंटेलिजेंट डिवाइस है। तो यहाँ पे ज़रा देखें, एंड व्हेन ए सेंडर सेंड डेटा टू अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क, हब विल मेक ए कॉपी ऑफ द डेटा एंड विल सेंड टू ईच ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेस रजिस्टर। तो बेस हमारे पास एक 16 बीट जनरल पर्पस रजिस्टर है जो कि हर एक काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्रोसेसर में इस्तेमाल होता है। एंड इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट ऑपरेशन। ये रियाजी के काम भी करता है, यानी रियाजी के जो सवाल होते हैं वो भी उसके हल करने में भी मदद देता है बेस रजिस्टर। और जो डेटा मूवमेंट है उसमें भी काम करता है। इट कैन होल्ड ए मेमोरी एड्रेस दैट पॉइंट टू अनदर वेरिएबल। साथ साथ ये पॉइंटर की तरह भी काम करता है जो कि अमूमन किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और इसको फिर हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, BH और BL में। नेक्स्ट हमारे पास है कि कोई 3 इनपुट डिवाइसेस। तो 3 इनपुट डिवाइसेस तो हमारे पास इजी है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है। जबकि 3 आउटपुट डिवाइस हमारे पास है, मॉनिटर, स्पीकर और साथ साथ प्रिंटर। इसके बाद है फर्मवेयर। फर्मवेयर ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में पहले वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि फर्मवेयर क्या है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर हमारे पास किसी टेबल में बहुत सारे फील्ड है, सपोज कर रहे यहाँ पे A, यहाँ पे B, C, D वगैरह वगैरह, और आपने इन 2 फील्ड को एज ए प्राइमरी की बना लिया, तो अगर इस प्राइमरी की को आपने 2 फील्ड के तौर पे बना लिया तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो अगर कंपोजिट प्राइमरी की के अगर एक हिस्से पे कोई फील्ड वैल्यू डिपेंड कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, और अगर दोनों पे कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं फुली फंक्शन डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? अगर हमारे पास किसी टेबल में 2 फील्ड हो और इसको आप एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट कर ले, और कोई ऐसा फील्ड जो इन दोनों में से सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब दोनों पे नहीं, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। इसके साथ साथ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, अगर कोई फील्ड, सपोज कर ले यहाँ पर हमारे पास एक ई फील्ड है और एक है डी फील्ड, और ई फील्ड बजाय कंपोजिट प्राइमरी की के किसी और फील्ड पे डिपेंड कर रहा हो तो इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ ए फील्ड इन ए टेबल डिपेंड्स अपॉन नॉन प्राइमरी की ऑफ द सेम टेबल देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इफ ए फील्ड, अगर कोई फील्ड टेबल में डिपेंड्स कर रहा हो नॉन प्राइमरी की के किसी दूसरे फील्ड पे, ना कि प्राइमरी की पे, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? इफ ए टेबल हैज कंपोजिट प्राइमरी की एंड ए फील्ड डिपेंड्स अपॉन वन पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, यानी दोनों पे डिपेंड ना कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक और पेपर है, उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमें हल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोस इन कंप्यूटर सिस्टम। तो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आया था, ये इस वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टली एक्सप्लेन पावर सप्लाई इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में पावर सप्लाई क्या होती है, तो इसको हम डिटेल के साथ आप देखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की,
ये भी ऑलरेडी इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि प्रीवियस पेपर में भी यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेबल एंड रिलेशन। और टेबल और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद है व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। तो यहाँ तक हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग देखते जाएं। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पावर सप्लाई। के पावर सप्लाई क्या होती है। तो यहाँ पे देखें, इट इज़ द कंपोनेंट दैट सप्लाइज पावर टू द अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी पावर सप्लाई हमारे पास कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर के बाकी हिस्से को बिजली फराहम करता है। पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि कंप्यूटर में हमारे पास जो डिफरेंट पार्ट्स है CPU बॉक्स के अंदर, वो अमूमन DC बिजली पे चलते हैं, मतलब जिसको हम नॉर्मली 12 वोल्ट भी कहते हैं। लेकिन पॉइंट ज़रा नोट कर ले कि कंप्यूटर में जो डिवाइसेस है, मतलब CPU बॉक्स के अंदर जो डिवाइसेस, वो सिर्फ 12 वोल्ट पे काम नहीं करते हैं। इनमें से बाज़ 10 वोल्ट पे काम करते हैं, बाज़ 3 वोल्ट पे काम करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ज़रा देखें, पावर सप्लाई कन्वर्ट AC यानी अल्टरनेटिंग करंट टू मल्टीपल लो वोल्टेज DC करंट टू ऑपरेट प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी पावर सप्लाई क्या करता है, AC करंट को, जिसको हम आम बिजली कहते हैं, इसको कन्वर्ट करता है DC में। लेकिन कौन सी वाली DC में, मल्टीपल लो वोल्टेज का मतलब है कि हमारे पास ये 5 वोल्ट भी क्रिएट करता है, 6 वोल्ट भी क्रिएट करता है, एंड सो ऑन। क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट कंप्यूटर के हिस्से है, प्रोसेसर वगैरह वगैरह, वो मुख्तलिफ वोल्टेज पे काम करते हैं, तो इसलिए ये पावर सप्लाई भी डिफरेंट वोल्टेज क्रिएट करता है। प्रोसेसर एंड पेरिफेरल ऑलरेडी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से हम अलग कर सके पेरिफेरल कहलाते हैं। जिस तरह हमारे पास होता है कीबोर्ड, या जिस तरह हमारे पास रैम है जो कंप्यूटर से हम निकाल सकें, इन चीज़ों को हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। इसके बाद है यहाँ पे ज़रा देखें, पावर सप्लाई में है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि जब हमारे पास CPU बॉक्स के अंदर 2 तारे आपस में मिल जाए तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इससे फिर ब्लास्ट का ख़तरा होता है, जलने का ख़तरा होता है। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए पावर सप्लाई क्या करता है, प्रोटेक्शन फराहम करता है। इसके साथ साथ ये और लोड प्रोटेक्शन भी करता है। और लोड प्रोटेक्शन का मतलब है कि जब कंप्यूटर पे ओवरलोड हो जाए, या अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो उससे भी हमें बचाता है, या अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा है, द मोस्ट पावर सप्लाईज फॉलो एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, यानी ATX स्टैंडर्ड। आजकल जितने भी पावर सप्लाई है वो ATX स्टैंडर्ड पे बने हैं। ATX स्टैंडर्ड का मतलब है कि अगर बिजली कम हो तो वो बिजली को ज़्यादा करता है, और अगर ज़्यादा हो तो कम करता है। तो ये हमारे पास था पावर सप्लाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन टेबल एंड रिलेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन डेटाबेस इज कॉल्ड टेबल। टेबल क्या होता है, हमारे पास जब इस तरह की कॉलम्स और रो आपस में कंबाइंड हो जाए तो एज ए होल ये जो बन गया, ये जो चीज़ बन गया, इसको हम कहते हैं टेबल। तो टेबल में हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है, मुख्तलिफ रिकॉर्ड होते हैं 1 2 3 वगैरह वगैरह। रिलेशन भी बिल्कुल टेबल जैसा होता है, लेकिन रिलेशन और टेबल में फ़र्क यह है कि अगर कोई टेबल जिसमें, सपोज़ यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया, आप लोग देखते जाएं, ये मैंने एक टेबल बना लिया, तो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है इस तरह। तो पहला रिकॉर्ड है 1 2 3, दूसरा रिकॉर्ड है 1 2 3, और तीसरा रिकॉर्ड है 2 5 6। तो पॉइंट ज़रा देखें कि ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड सेम आ रहे हैं। तो इस तरह का टेबल जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड रिपीट हो सके, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू आ सके, डुप्लीकेट रोज आ सके, तो इसको हम टेबल कहते हैं। लेकिन अगर यही टेबल इस तरह हो कि हर एक रिकॉर्ड दूसरे से मुख्तलिफ हो, मतलब पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, कोई भी 2 रिकॉर्ड आपस में सेम ना हो, तो इस किस्म के टेबल को हम कहते हैं फिर रिलेशन। तो यहाँ पे ज़रा देखें, द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन डेटाबेस इज कॉल्ड टेबल। ए टेबल में हैव रिपीटेड रिकॉर्ड्स। टेबल में रिपीटेड रिकॉर्ड पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड रिलेशन इज ए स्पेशल टेबल। रिलेशन क्या होता है,
स्पेशल टेबल होता है विच हैज़ नो डुप्लीकेट रिकॉर्ड, जिसमें हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड हमारे पास वेव्स है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे ज़रा पॉइंट देखिए, बोथ माइक्रो एंड इंफ्रारेड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उन वेव्स को हम कहते हैं जिसको प्रोपेगेशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी किस्म की मीडिया की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ना उसे हवा की ज़रूरत होती है, ना उसे पानी की ज़रूरत होती है, ना उसे किसी सॉलिड की ज़रूरत होती है, वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड कैन बी यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन, और इसको हम यूज़ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। अब इसके कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन इसका यह है कि दीज आर यूनिडायरेक्शनल, यानी हमारे पास माइक्रो और इंफ्रारेड जो है ये यूनिडायरेक्शन है। यूनिडायरेक्शन का मतलब है कि ये सिर्फ सीध में जा सकते हैं, हर तरफ नहीं जा सकते। जिस तरह आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल देखा होगा, तो जो रिमोट होता है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, टीवी वगैरह को, तो वो सिर्फ स्ट्रेट काम करता है, ब्लूटूथ की तरह नहीं होता। ब्लूटूथ आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लूटूथ जब हम ऑन करते हैं तो जहाँ तक उसकी रेंज होती है तो हर तरफ वो अपना सिग्नल भेजता है, हर तरफ उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिमोट जो होता है वो सिंपली सीध में काम करता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शन। इस तरह इंफ्रारेड भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास डिश एंटीना होती है जो सैटेलाइट से डेटा रिसीव करती है, आप लोगों ने नोट किया होगा, जो हम छतों के ऊपर लगाते हैं किस चीज़ के लिए, टीवी वगैरह लगाने के लिए। तो अगर हम डिश एंटीना का जो रिसीवर है या जो डिश ऊपर लगा होता है कमरे की छत के ऊपर, अगर इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर रहे तो काम नहीं करता। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शन पे काम करता है। ये बेसिकली माइक्रोवेव पे काम करता है, जबकि वो रिमोट जो होता है वो इंफ्रारेड पे काम करता है। साथ साथ एक और पॉइंट भी है कि इट कैन नॉट पास थ्रू ऑब्जेक्ट ईजीली, यानी माइक्रो और इंफ्रारेड जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होते। जिस तरह आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल देखा होगा कि जब हम रिमोट के सामने किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं तो वो काम नहीं करता। इसी तरह आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा या फिर नोट कर लें कि डिश हमारे पास जो डिश एंटीना होती है, तो डिश के सामने जब आप खड़े होते हैं तो जो सैटेलाइट से सिग्नल्स आते हैं तो वो आपकी बॉडी में से पास नहीं हो सकते हैं, फिर रिसीवर काम नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM। कंप्यूटर में रैम का बहुत बड़ा किरदार है। जब भी कंप्यूटर में कोई काम होता है, मतलब कंप्यूटर में जितना भी प्रोसेस होता है तो वो सब कुछ CPU की मदद से होता है। CPU का मतलब है प्रोसेसर। तो सपोज़ ये हमारे पास है CPU, तो CPU जब किसी टास्क को परफॉर्म करता है, किसी काम को एग्जीक्यूट करता है, तो याद रखिए कि वो डेटा फिर रैम में पड़ा होता है। ये हमारे पास है CPU, यहाँ पे हमारे पास है रैम। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है 5 × 3, तो ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पे पड़ा होगा, ये रैम में पड़ा होगा। तो जो रैम हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं डायनामिक रैम। डायनामिक रैम का मतलब यह है कि इसके अंदर जब डेटा स्टोर होता है, डायनामिक रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, और जब प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे यूजुअली हमारे पास जो डायनामिक रैम है ये कैपेसिटर से बना होता है, और कैपेसिटर में प्लेट्स होते हैं, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ डेटा जा सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बल्कि जो लोग रैम बनाते हैं वो क्या करते हैं कि रैम के ऊपर रैम के साथ एक सर्किट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं रिफ्रेश टेक्निक। उस रिफ्रेश टेक्निक का काम क्या है कि जब तक प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस ना कर ले, तो डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, तो रिफ्रेश टेक्निक जो सर्किट होता है वो डेटा वापस अपनी पहली जगह पे भेजता है। तो इसी चीज़ का नाम है हमारे पास रिफ्रेश टेक्निक। तो रिफ्रेश टेक्निक की वजह से डायनामिक रैम का जो स्पीड है वो स्लो होता है। इसके बरअक्स आप लोगों ने एक और पॉइंट देखा होगा कि प्रोसेसर जो होता है हमारे पास, यानी CPU प्रोसेसर, इसके साथ में या इसके अंदर एक लोकेशन होती है, एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो है ये बेसिकली स्टैटिक रैम है। तो दोनों को यहाँ पे ज़रा देखें, स्टैटिक रैम और साथ साथ डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम SRAM इज स्टैटिक रैम
इट इज़ बेसिकली कैश मेमोरी। स्टैटिक रैम असल में क्या होती है? कैश मेमोरी। इट्स कैपेसिटी इज़ लो देन डायनामिक रैम। इसकी कैपेसिटी क्या होती है? डायनामिक रैम से हमारे पास इसकी कैपेसिटी हमारे पास डायनामिक रैम से कम होती है। इट्स कैपेसिटी इज लो देन डायनामिक रैम, हाउएवर स्पीड इज फास्टर देन डी रैम। लेकिन साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर ले कि स्टैटिक रैम की जो स्पीड होती है वो डायनामिक रैम से काफ़ी ज़्यादा होती है। इट डज़ नॉट नीड रिफ्रेश टेक्निक, इसको रिफ्रेश टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम बात कर ले किस चीज़ की? डायनामिक रैम की। तो डायनामिक रैम इज़ डी रैम हमारे पास है डायनामिक रैम, इट्स स्पीड इज़ स्लो बट कैपेसिटी इज़ मोर देन एस रैम। डी रैम जो है इसका स्पीड तो स्लो है, लेकिन एस रैम के मुकाबले में इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब इसमें गुंजाइश ज़्यादा होती है। इट्स इज़ नॉर्मली यूज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो आम रैम लगा होता है जिसको हम अमूमन कहते हैं कि 2 GB रैम लगा है, 4 GB रैम लगा है, वो बेसिकली डायनामिक रैम ही होता है। फिर स्टैटिक रैम क्या है? स्टैटिक रैम जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि स्टैटिक रैम कैश मेमोरी को कहते हैं। सिंस इट नीड्स रिफ्रेश टेक्निक फॉर मेंटेनिंग इट्स डेटा, सो इट्स कॉल्ड डायनामिक रैम। चूँकि हमारे पास डायनामिक रैम में रिफ्रेश टेक्निक लगा होता है डेटा को मेंटेन रखने के लिए, ताकि उस पर प्रोसेसर काम कर सके, तो इस वजह से इसको हम डायनामिक रैम का नाम देते हैं। जी, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम तो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेटवर्क लेयर क्या काम करता है। इसके बाद है व्हाट इज़ द रूल ऑफ डीबीए। डीबीए ऑलरेडी हम इसी वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग को भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास है आई आर एम बी आर को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस चीज़ को नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल और साथ साथ मेन डिफरेंस बिटवीन पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास है ये थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है। इट डील विद द फॉलोइंग फंक्शन। ये नेटवर्क लेयर जो है इनमें ये चीज़ें होती है। नंबर 1, लॉजिकल एड्रेस इज़ यूज्ड हेयर। प्रीवियस बल्कि इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो देखिए हमारे पास सपोज कर ले कंप्यूटर है, मुख्तलिफ कंप्यूटर, तो मुख्तलिफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दरमियान में क्या? स्विच। तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और ओएसआई मॉडल के इस लेयर को हम कहते हैं डेटा लिंक लेयर। एक और नेटवर्क यहाँ पे हमने बना लिया, सपोज कर ले ये वाला। सपोज ये हमारे पास एक नेटवर्क है इस तरह, और यहाँ पे हमारे पास है एक और नेटवर्क। तो ये हमारे पास हो गए 2 नेटवर्क। सपोज ये हमारे पास एक दूसरा नेटवर्क है। तो ये जो छोटे छोटे नेटवर्क हम बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैक एड्रेस जो कि फिजिकल है, और इसको हम कहते हैं ओएसआई मॉडल में डेटा लिंक लेयर। लेकिन जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लेन को, यहाँ पे ये जो नेटवर्क बना इसको हम नाम दे सकते हैं लेन। जब 2 या 2 से ज़्यादा लेन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राउटर। क्या यूज़ करते हैं? राउटर। और ओएसआई मॉडल के इस लेयर को फिर हम नाम देते हैं नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है? नेटवर्क लेयर में हमारे पास राउटर इस्तेमाल होता है। राउटर फिर राउटिंग करता है। राउटिंग का मतलब है कि जब इसके पास डेटा आता है तो वो डिसाइड करता है कि इस डेटा को डिस्टिनेशन तक यानी टारगेट तक पहुंचने के लिए कौन सा वाला रास्ता बेहतर रहेगा। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं राउटिंग। यहाँ पे लगा होता है राउटर, और साथ साथ राउटर हमारे पास इस्तेमाल करता है कौन सा वाला एड्रेस? आईपी एड्रेस, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और यहाँ राउटर में से जो डेटा पास होता है तो इसको हम कहते हैं पैकेट्स। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें, इट इज़ थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल का थर्ड लेयर है। इट डील विद द फॉलोइंग फंक्शन। लॉजिकल एड्रेस इज़ यूज्ड हेयर। यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल एड्रेस यूज़ होता है, जिस तरह भी मैंने जिक्र किया कि डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास यूज़ होता है मैक एड्रेस। राउटर इज़ यूज्ड हेयर। मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम राउटर इस्तेमाल करते हैं, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल।
डेटा इज दिस आर इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट, जहाँ डेटा पैकेट के फॉर्म में होता है, और राउटिंग इस परफॉर्म्ड है। यहाँ पे क्या होती है राउटिंग। राउटिंग का मतलब है, अभी मैंने जिक्र किया कि जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ डेटा जा रहा हो, तो जब वो राउटर के पास पहुंचता है तो राउटर डिसाइड करता है कि कौन सा वाला रास्ता इस पैकेट्स को या इन डेटा को डिस्टिनेशन तक यानी रिसीवर तक पहुंचने के लिए बेहतर रहेगा, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं राउटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। सपोज हमारे पास एक मोबाइल है या ये कंप्यूटर कंसीडर कर लें, एक और मोबाइल या कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जिसको हम कहते हैं स्विचिंग पॉइंट है, या टावर कंसीडर कर लें। तो जब एक कंप्यूटर से डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा रहा हो, इसको हम कहते हैं सेंडर और इसको हम कहते हैं रिसीवर। तो डेटा क्या होता है, डेटा जब यहाँ से निकलता है तो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे जो पैकेट्स होते हैं, हर एक पैकेट के ऊपर नंबर लिखा जाता है, मतलब कंप्यूटर अपनी तरफ से इस पे नंबर लिखता है। सपोज ये इसको नंबर असाइन हुआ 1/4, दूसरे को 2/4 एंड सो ऑन। तो ये जो पैकेट्स है, बहुत सारे पैकेट्स बनते हैं। ये पैकेट्स बाज़ इस रास्ते से पास होकर जाते हैं उस कंप्यूटर की जानिब, बाज़ दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं ये वाला, बाज़ तीसरा रास्ता इख्तियार करते हैं एंड सो ऑन। मतलब जितना अवेलेबल पाथ है वो इख्तियार कर लेते हैं, और फिर ये जो पैकेट्स है जब इस कंप्यूटर के पास आते हैं रिसीवर के पास, तो यहाँ पे फिर रीअसेंबल हो जाते हैं और लास्ट में इस कंप्यूटर को रिसीव हो जाता है। साथ साथ यहाँ पे ये पॉइंट भी नोट कर ले कि जब एक पैकेट एक स्टेशन से, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की तरफ जाता हो, तो जो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेशन है, तो जब भी एक पैकेट एक स्टेशन के पास आता है तो वो अपने पास इसकी कापी रखता है और इस कापी को फिर आगे फॉरवर्ड करता है, ताकि जब डेटा लॉस हो जाए तो वो कापी दोबारा उसको रिकवर कर सके। तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या है, देखें यहाँ पे मैंने लिखा है, इन पैकेट स्विचिंग डेटा इज़ स्प्लिट इन पैकेट्स। डेटा किस चीज़ में डिवाइड होता है, पैकेट में, एंड ए नंबर इज असाइंड टू ईच पैकेट, और हर एक पैकेट को एक नंबर असाइन होता है। दिस पैकेट्स आर पास्ड थ्रू डिफरेंट पाथ्स। फिर ये जो पैकेट्स होती है मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए रिसीविंग की तरफ जाती है, एंड ऑन रिसीविंग साइड दिस पैकेट्स आर रीअरेंज्ड। जब रिसीविंग साइड पे ये पैकेट्स पहुंचते हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि डेटा पहले स्प्लिट हो जाता है पैकेट्स में, फिर वो जो पैकेट्स होते हैं जब नेक्स्ट रिसीविंग साइड पे रिसीव होते हैं तो वहाँ पे रीअरेंज हो जाते हैं, मतलब वही डेटा बनाते हैं टू मेक दी डेटा। इफ़ सम पैकेट्स आर लास्ट इट कैन बी रिप्रोड्यूस। जब अगर हमारे पास कोई पैकेट लास्ट हो जाए तो रिप्रोड्यूस होता है, क्योंकि हर एक स्टेशन इसकी अपने पास एक कॉपी बना लेता है। दिस डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक नीड डायनामिक बैंडविड्थ। तो इसके लिए बैंडविड्थ की भी हमारे पास डायनामिक ज़रूरत होती है। बैंडविड्थ का मतलब है कि जब डेटा किसी रास्ते में से पास हो रहा हो तो रास्ते की जो स्पीड होती है 1 सेकंड में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो यहाँ पे पैकेट्स कभी छोटे छोटे होते हैं, कभी बड़े बड़े होते हैं। तो छोटे पैकेट्स के लिए कम बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, और बड़े पैकेट्स के लिए बड़ी पैकेट्स मतलब हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डायनामिक बैंडविड्थ का यही मतलब है। इसके बाद हमारे पास आता है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की तरफ डेटा भेजता है, तो वो डेटा भेजने से पहले पे एक रास्ता बना लेता है। सपोज़ हमारे पास 2 कंप्यूटर के दरमियान बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जब सर्किट स्विचिंग होती है तो डेटा ट्रांसमिशन से यानी डेटा ट्रांसफ़र होने से पहले क्या होता है कि बहुत सारे रास्ते में से एक मखसूस रास्ता सेलेक्ट होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। फिर जब वो रास्ता बन जाए तो इसके बाद डेटा कंटिन्यूसली फिर ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स की फॉर्म में, नहीं बल्कि वेव्स, कंटिन्यू वेव की फॉर्म में, जिस तरह हमारे पास होती है नदी में पानी का बहाव, इस तरह। इसकी एग्जांपल हमारे पास है सर्किट स्विचिंग की कॉल। जिस तरह अब आप कॉल करते हैं ना, तो कॉल करने से पहले क्या होता है कि जो बंदा, जिस बंदे को आप कॉल करते हैं उसके दरमियान और आपके दरमियान एक रास्ता बन जाता है, उसके पास सिग्नल जाता है कि फ़लाँ बंदा आपको कॉल कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। तो इसको भी ज़रा देखें। ऑन द अदर हैंड इन सर्किट स्विचिंग ए डेडिकेटेड पाथ इज लोकेटेड फॉर डेटा ट्रांसमिशन। एक मखसूस रास्ता बनता है
डेटा ट्रांसमिशन के लिए विथ फिक्स बैंडविड्थ। यहाँ पे बैंडविड्थ भी हमारे पास फिक्स होती है, कम या ज़्यादा नहीं होती है। इन दिस टेक्निक व्हेन डेटा ट्रांसमिशन स्टार्टेड इट विल कंटिन्यू। तो इस ट्रांसमिशन में जब डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है इस टेक्निक में, तो वो कंटिन्यूस होती है, पैकेट्स की फॉर्म में नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ज़रा देखें। जी डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन IR एंड MBR। तो ये हमारे पास है रजिस्टर, इसको डिटेल के साथ देखेंगे। इसके बाद है राइट नेम्स ऑफ 4 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो मेरे ख्याल में आप लोग ऑलरेडी खुद से कर सकते हैं, 4 इनपुट्स और आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखे। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑप्टिकल मेमोरी एंड मैग्नेटिक मेमोरी, ये भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। और फाइनल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड पार्शियल डिपेंडेंसी विद एग्जांपल। तो अब इसको ज़रा देखें डिटेल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है IR बेसिकली एक रजिस्टर होता है प्रोसेसर के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो CPU है यानी प्रोसेसर होता है, इसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो इनमें से एक रजिस्टर IR भी है। तो IR क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज़ यूज्ड टू स्टोर और होल्ड द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन बीइंग लोडेड, डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। मतलब जब किसी इंस्ट्रक्शन पे काम होता है, कोई इंस्ट्रक्शन लोड होता है या डिकोड होता है, डिकोड का मतलब है कि उस पर कौन सा काम करना है, तो वो बेसिकली कहाँ पे होता है? IR में। यानी IR के अंदर रजिस्टर, IR एक हमारे पास रजिस्टर है जिसमें वो डेटा स्टोर होता है कि जब प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा हो, तो वो प्रोसेसिंग से पहले, मतलब प्रोसेसिंग के दौरान, तो वो हमारे पास स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर से पहले जब डेटा स्टोर होता है उस रजिस्टर को हम कहते हैं IR। आफ्टर लोडेड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, जब रैम से कोई डेटा आता है, इट इज़ डिकोडेड, तो ये डिकोड होता है। डिकोड का मतलब है कि ये पता लगा ले कि इस डेटा पे कौन सा वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, और ये काम बेसिकली कंट्रोल यूनिट करता है। इसी चीज़ को हम नाम देते हैं डिकोडेड। एंड देन एग्जीक्यूट, इसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। इट्स आल्सो कॉल्ड करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। IR को हम सिंपली CIR भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर बेसिकली हमारे पास तब यूज़ होता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा हो, मतलब एक लोकेशन है A, दूसरा लोकेशन है B, और या तो A या B के स्पीड में फ़र्क है, तो स्पीड में फ़र्क ख़त्म करने के लिए डेटा यहाँ पे एक मखसूस लोकेशन पे स्टोर होगा, ताकि फिर वहाँ से कंटिन्यूसली दूसरी लोकेशन की तरफ जा सके। सिंपल एग्जांपल हमारे पास इस तरह है कि जब हम इंटरनेट पे डेटा स्ट्रीमिंग करते हैं, जिस तरह हम लाइव वीडियो देखते हैं या फिर हम यूट्यूब से वीडियो चलाते हैं, तो अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो तो फिर डेटा क्या होता है? डेटा थोड़ी देर के लिए एक मखसूस लोकेशन में स्टोर होता है। तो जब एक मखसूस मकदार में डेटा वहाँ पे जमा होता है, तो फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, तो उस लोकेशन को हम कहते हैं बफर। अब जब हमारे पास कंप्यूटर के प्रोसेसर में एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा हो और डेटा की स्पीड बहुत कम हो, मतलब या सेंडर स्लो हो या रिसीवर स्लो हो, दोनों के स्पीड में डिफरेंस हो, तो इस दौरान डेटा एक दरमियानी लोकेशन पे स्टोर होता है, एक दरमियानी रजिस्टर में स्टोर होता है, जिसको हम कहते हैं बफर रजिस्टर। तो देखें यहाँ पे, इट वर्क एज ए बफर व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। जब सेंडर और रिसीवर के स्पीड में हमारे पास डिफरेंस आ रहा हो, देन बफर इज़ यूज। तो फिर यूज़ होता है क्या? बफर। इट होल्ड्स द कंटेंट्स यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शन को? रीड फ्रॉम आर रिटर्न टू मेमोरी, जो कि रैम से आ रही हो और या रैम की तरफ जा रही हो। इट मीन्स दैट दिस रजिस्टर इज़ यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। यानी रैम की तरफ डेटा जाने से पहले या रैम से डेटा उठाने से पहले कहाँ पे डेटा स्टोर होता है? एक रजिस्टर में, जिसको हम कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑप्टिकल मेमोरी एंड मैग्नेटिक मेमोरी। तो ऑप्टिकल मेमोरी, देखें हमारे पास मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में, उस पे हम मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये एक मेमोरी है, एक मेमोरी कार्ड है, एक हार्ड डिस्क है, जो भी है, तो इसके अंदर कुछ डेटा सेव करना, इसको हम कहते हैं राइट ऑपरेशन या फिर स्टोर ऑपरेशन, राइट या स्टोर ऑपरेशन। और इससे डेटा उठाना को हम कहते हैं रीड या रिट्रीव ऑपरेशन। तो मेमोरी पे हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इस दौरान इसमें या तो यूज़ होती है लाइट या फिर यूज़ होगी मैग्नेट। अगर
ऐसी मेमोरी हो जिसमें राइट या रीड ऑपरेशन हम रोशनी की मदद से कर सकें तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। और अगर यही काम हम मैग्नेटिक्स के ज़रिए कर सकें तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। तो यहाँ पे ज़रा देखें ऑप्टिकल मेमोरी, द कंप्यूटर मेमोरी इन विच रीड राइट ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग लाइट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल मेमोरी। यानी ऐसी मेमोरी जिसमें हम कुछ स्टोर करें या जिसे हम कुछ प्ले करें तो इसके लिए अगर हम रोशनी का इस्तेमाल करें तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी। द एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी इज़ CD DVD और ब्लू रे। CD DVD और ब्लू रे आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे, ये हमारे पास है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑन द अदर हैंड मैग्नेटिक मेमोरी इज़ द मेमोरी इन विच रीड राइट ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग मैग्नेट। अगर हम रीड या राइट ऑपरेशन के लिए मैग्नेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। इट इज़ फास्टर देन ऑप्टिकल मेमोरी, ये ऑप्टिकल मेमोरी से अमूमन तेज़ होती है। एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मेमोरी इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो हमारे पास है ये मैग्नेटिक मेमोरी है। किस वजह से हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी है? क्योंकि हार्ड डिस्क में अगर हम कुछ स्टोर करते हैं, कुछ सेव करते हैं तो उसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, और अगर हार्ड डिस्क से हम कुछ प्ले करते हैं तो इसमें हमारे पास मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है VCR कैसेट। VCR कैसेट आप लोगों ने देखे होंगे जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होते थे फिल्मों वगैरह के लिए, तो वो बेसिकली काम करते थे मैग्नेटिक्स के ज़रिए। इसके बाद ऑडियो जो कैसेट है वो भी मैग्नेटिक्स के ज़रिए काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी इसी वीडियो में मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। तो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी किस तरह होती है? सपोज़ हमारे पास एक टेबल है जिसमें दो फील्ड है, एक है A और दूसरा है B, और दोनों को एज ए प्राइमरी की मैंने सेलेक्ट किया है। तो जब आप किसी टेबल में दो या दो से ज़्यादा फील्ड को एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की। अब अगर हमारे पास इसी टेबल में और सारे फील्ड है, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक C फील्ड है, एक और फील्ड है D, और C दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कंपोजिट प्राइमरी की के दोनों हिस्से पे, साथ साथ D भी कंपोजिट प्राइमरी की के दोनों हिस्से पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर इन दोनों में से सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा हो तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे ज़रा देखें, इन ए टेबल इफ़ यू यूज़ कंपोजिट प्राइमरी की, अगर किसी टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की यूज़ हो रहा हो, एंड द फील्ड वैल्यू विच इज़ डिपेंड ऑन बोथ पार्ट्स ऑफ कंपोजिट प्राइमरी की, यानी किसी भी फील्ड की वैल्यू अगर दोनों हिस्सों पे डिपेंड कर रहा हो देन इट इज़ कॉल्ड फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी। और अगर एक पे डिपेंड कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। इसके बाद हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी डिटेल के साथ देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।